हेलो एवरीवन। सो इंडिया शेल्टर फाइनेंस का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे। नंबर्स ओवरऑल ठीक थे कंपनी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोन बुक की ग्रोथ काफी अच्छी थी। प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमने ऑपरेटिंग लिवरेज देखा था फिर से इस क्वार्टर के अंदर। बट एसेट क्वालिटी में कंसर्न्स थे। कंपनी का 30+ डीपीडी 4.5% तक चला गया था। ग्रॉस एनपीए भी सिक्वेंशियली इंक्रीज हुआ था कंपनी का। सो इन सारी चीजों पे क्लैरिटी लेंगे। मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है, कैसा आउटलुक दिया एसेट क्वालिटी के ऊपर उन्होंने, ओवरऑल कैसी डील लगती है बिजनेस के अंदर। प्लस एंड में P2P एनालिसिस करेंगे इस इंडस्ट्री के सारे मेन प्लेयर्स का। एप्टेस वैल्यू, आधार, आवास, होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, इन सबका P2P एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कौन सा प्लेयर कहां पे स्टैंड करता है, कहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी है, कौन सा प्लेयर नंबर 1 है, नंबर 2 है, और बेटर क्लैरिटी हमको मिलेगा इन सारी चीजों के ऊपर। सो कौन कौन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इस कंपनी का। नंबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए इस कंपनी के। तो मैनेजमेंट का अगर हम कमेंट्री देखें तो अर्बन डिमांड को लेकर के इन्होंने कंसर्न दिखाया है। इनका कहना है कि जो भी आप की इंडिकेटर्स देखोगे, जैसे टू व्हीलर की ट्रांजैक्शन की जो वॉल्यूम का नंबर है, टू व्हीलर की जो आने वाले मंथ की जो रजिस्ट्रेशन है, या पैसेंजर व्हीकल का जो नंबर है, डेटा है, ये सारी चीजें ये हाईलाइट कर रही है कि अर्बन डिमांड जो है वो काफी वीक है। हमने लास्ट ईयर से इस चीज को डिस्कस करना स्टार्ट किया था जब हम वेक्टर को काफी एक्टिवली ट्रैक करते थे। वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करती थी 25-30-35-40% से, बट कंसिस्टेंटली उनका ग्रोथ रेट कम होता गया। उनकी मैनेजमेंट ने भी ये चीज हाईलाइट करी थी कि अर्बन डिमांड में हमको काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रहा है। सेम चीज इंडिया शेल्टर की मैनेजमेंट भी हाईलाइट कर रही है। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि इन्फ्लेशन का नंबर अगर हम देखें, जैसे इनका कॉन कॉल ये जुलाई में हुआ था, तो इनका कह रहा है कि जून का आप इन्फ्लेशन का नंबर देखोगे तो काफी लो है। लास्ट 6 ईयर्स में सबसे लोएस्ट नंबर आया है। अभी जुलाई का भी जो हमने इन्फ्लेशन का नंबर देखा वो लास्ट 8 ईयर्स में सबसे सबसे लोएस्ट नंबर था। तो कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन का जो पहले कंसर्न था, आई मीन लास्ट ईयर तक, वो हर एक मंथ में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसकी वजह से रूरल रिकवरी काफी अच्छी हो रही है। सो इनकी मैनेजमेंट कह रही है जैसे ये जो मानसून का सीजन अभी तक गया है, पैन इंडिया लेवल में काफी अच्छा मानसून रहा है। सो फार्मर्स की उससे इनकम बढ़ रही है। ऑफ कोर्स एसी कंपनी के लिए वो खराब है, लेकिन जो इनके मेन कस्टमर्स हैं उनके लिए वो अच्छा है। ओवरऑल सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है रूरल इकोनॉमी का। और अगर आप कुछ एफएमसीजी कंपनीज के नंबर्स भी देखोगे, जैसे मैरिको के नंबर अगर आप देखोगे, तो वॉल्यूम ग्रोथ रूरल एरिया में इंप्रूव होती हुई दिख रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। अर्बन डिमांड अभी भी वीक है, लेकिन जो रूरल इकोनॉमी है उसमें रिकवरी कंटिन्यू है। ये सारी अच्छी चीज है। कैपेक्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है पॉलीकैब आरआर काबल के कॉन कॉल के अंदर, कि कंसिस्टेंटली कैपेक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब जैसे आपके जो स्टील के सेक्टर हैं, सीमेंट के सेक्टर हैं, जहां पे आपकी जो लेबर जॉब है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, सो उन सब में कैपेक्स से एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है। और ये दोनों तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी है। देन आरबीआई के जो अभी गवर्नर चेंज हुए हैं उनसे भी एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप देखोगे तो काफी काफी बूस्ट किया है लिक्विडिटी को सिस्टम के अंदर। सो ये सारी चीजें भी अच्छी हैं। रेट कट्स वगैरह हुए हैं। और इन सबको देखते हुए, बिकॉज इनका तो कोर कस्टमर वही है ना, रूरल एरिया, टियर 2 टियर 3 मार्केट, सेमी रूरल, रूरल मार्केट, वो इनका कोर एरिया है। तो उनको देखते हुए ये काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। प्लस इकरा की रिपोर्ट भी इन्होंने कोट करी है कि उनका कहना है कि एज ऑफ मार्च 2025 ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है इंडिया का, वो 1.44 लाख करोड़ के आसपास था। और इसमें अगले 3 साल के अंदर 20 से 22% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 20 से 22% का ग्रोथ कैगर। और टोटल साइज जो है इंडस्ट्री का वो ये 2.5 लाख करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY28। तो अगेन ये उन कुछ इंडस्ट्री में से आता है जहां पे आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा, इतना हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि एज एन इन्वेस्टर मुझे अभी ये देखना है कि इस इंडस्ट्री में मैं कैसे अपना एक्सपोजर रख सकता हूं अपने पोर्टफोलियो का। बिकॉज जब इंडस्ट्री 15-20% पे ग्रो कर रही है, तो अगर मैंने कोई ऐसा प्लेयर पे बैट किया जो सबसे टॉप प्लेयर होगा, सबसे टॉप रेट पे ग्रो कर रहा होगा, तो वो बहुत हाई चांस है कि मार्केट उसको काफी ज्यादा रिवॉर्ड करेगा। सेम जो हमने वो 40-100% वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि सिर्फ नंबर नहीं देखना है कि 100 से 40% आ गया है, ये भी देखना है कि वो इंडस्ट्री का कैसा आउटलुक है और क्या वो इस इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेयर है या और बाकी प्लेयर्स हैं जो उससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के कंसिडर करनी है। तो इनका इंडस्ट्री का आउटलुक काफी स्ट्रांग लगता है। देन गाइडेंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने ब्रांच एडिशन का गाइडेंस मेंटेन रखा है, 40 से 45 ब्रांचेस। अभी लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, तो इनकी स्ट्रेटेजी थी कि जो फर्स्ट हाफ होता था Q1 प्लस Q2, उसमें ये कंपनी ज्यादा ब्रांचेस ऐड करती थी। देन Q3 Q4 में इस कंपनी को उसका एडवांटेज मिलता था, क्योंकि आपके वो ब्रांच फर्स्ट हाफ में आपने ऐड कर लिया, सेकेंड हाफ में आपको उसका प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट मिलता था और कॉस्ट सेम रहती थी। इसलिए आप देखोगे Q3 Q4 में लास्ट ईयर कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। सेम स्ट्रेटेजी है इस बार
बार भी फॉलो कर रहे हैं। अभी Q1 में 24 ब्रांचेस इन्होंने ऐड कर दिए। पूरे साल में टारगेट है 40 से 45 का, तो मोर देन 50% कंपनी ने Q1 में ऑलरेडी ऐड कर दिया है। देन अगर हम क्रेडिट स्प्रेड की बात करें, कंपनी की स्प्रेड की अगर हम बात करें, जो लेंडिंग मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, उसका गाइडेंस है इनका मीडियम टर्म का मोर देन 6%। सो स्प्रेड का मतलब क्या होगा कि किस रेट से मैंने मार्केट से पैसा उठाया एंड आगे मैंने किस रेट पे लोन दिया, तो उसमें कंपनी 6% का स्प्रेड मेंटेन करने को देख रही है। लोन ग्रोथ का गाइडेंस भी इन्होंने मेंटेन रखा है 30 से 35% का। इस क्वार्टर में 34% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है एंड सेम कंपनी कॉन्फिडेंट है इसको मेंटेन करने के लिए। कुछ टेक्नोलॉजी में इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ नई इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं, जैसे मशीन लर्निंग को इन्होंने ऐड किया है अपने क्रेडिट ओरिजिनेशन के लिए, लोन ओरिजिनेशन के लिए। ये किसमें इनको हेल्प करेगा, बिकॉज इनके अगर आप टारगेट कस्टमर्स देखोगे तो अनलाइक बैंक्स जो प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करते हैं, जिनका सिविल स्कोर वगैरह होता है, सो इनके कस्टमर्स का सिविल स्कोर ऐसा होता नहीं है। तो ये जो ML है, मशीन लर्निंग, ये आपको हेल्प करेगा ऐसे मॉडल्स बनाने में जिससे आप फाइनेंशियल बिहेवियर ट्रैक कर सकते हो अपने कस्टमर्स का। लाइक उनका जो यूटिलिटी का बिल है उसका रीपेमेंट का कैसा कैसा स्टेटस रहता है, यूपीआई के ट्रांजैक्शन का कैसा फ्लो रहता है। बेसिकली आप उनका कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो ट्रैक करोगे कि कितना कैश आता है, कितना कैश जाता है। इससे आप बेटर डिसीजन ले पाओगे कि वो जो कस्टमर है वो कितना क्रेडिट वर्दी है। सो ये सारी डिसीजन लेने में इनको ये हेल्प करेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट, रेट कट्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें ये कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। अभी इस कंपनी का अगर आप बोरोइंग मिक्स देखोगे ना, बोरोइंग मिक्स का मतलब हो गया जो पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया है, बैंक से लोन लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो 90% जो इनका बोरोइंग मिक्स है वो वेरिएबल रेट के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि अगर कल को जैसे अभी रेट कट हुए हैं तो बहुत हायर चांस है कि इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है या कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम होगा। ऑलरेडी इस क्वार्टर में आई थिंक 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट मिला है कंपनी को, और आने वाले क्वार्टर्स में भी इससे चांस बढ़ जाता है कि इंडिया शेल्टर को इसका एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 90% बुक जो है वो वेरिएबल रेट पे है, सिर्फ 10% बुक इनका फिक्स रेट पे है। अब इस 90% में से 35% जो बुक है इस कंपनी का वो आपका रेपो लिंक्ड है। रेपो लिंक्ड मतलब क्या हुआ कि अगर आरबीआई रेट कट करेगा तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी को। अभी तक इनका कहना है कि थोड़ा जो बेनिफिट है रेपो रेट से वो हमको पास ऑन हुआ है, आने वाले क्वार्टर्स में और होगा। जो बाकी का 55% है इस कंपनी का, वो MCLR लिंक्ड है। MCLR का मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट जो बोलते हैं हम, मतलब वो बैंक के MCLR रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक इनको वो रेट कब पास ऑन करता है। सो बेसिकली आरबीआई ने ना बैंक्स को ये MCLR रेट डिसाइड करने का फ्रीडम दिया हुआ है, और इसका आप लॉजिकल रीजन भी है। बिकॉज बैंक्स का कहना है कि जो रेपो रेट है वो तो एक्सटर्नल बेंचमार्क हो गया, लेकिन MCLR बेसिकली बैंक के खुद के कॉस्ट के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि आप अगर टेक्निकली देखो तो जो SBI का कॉस्ट ऑफ फंड है वो कभी भी IDFC फर्स्ट बैंक या इंडसइंड बैंक या और किसी प्राइवेट बैंक का नहीं हो सकता, क्योंकि SBI के पास में वो एडवांटेज है, वो लीगेसी है, इतना पुराना बैंक है, इतने सारे डिपॉजिटर्स हैं उनके, वो ब्रांड है उनका। तो उनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है SBI का वो बहुत अलग है, और IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड और वो जो ऑपरेशन कॉस्ट होगा वो बहुत अलग होगा। तो बैंक्स जो है MCLR रेट खुद डिसाइड करते हैं। अभी ऑफकोर्स इनको ये एडवांटेज तो मिलेगा, रेट कट हुए हैं, लेकिन थोड़े 1-2 क्वार्टर के बाद मिलेगा, जब बैंक खुद अपने MCLR रेट में थोड़ा सा एडवांटेज देखेगा, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट उनका खुद कम होगा आने वाले मंथ्स के अंदर, तब वो इनको पास ऑन करेगा। लेकिन ओवरऑल ये एडवांटेज वाले स्टेज में है। इनका कहना है कि पूरे साल में ये 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर। ऑलरेडी 10 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है, 20 बेसिस पॉइंट कंपनी एक्सपेक्ट करी है पूरे साल के अंदर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जिस रेट पे मेरे को लोन मिलता है उसमें मुझे कॉस्ट में 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और दूसरी साइड पे पास ऑन कितना करना है इनको अपने अपने कस्टमर्स को। सो यहाँ पे एक और एडवांटेज है इंडिया शेल्टर को। जब ये आरबीआई ने रेट इंक्रीज किए थे ना, रेपो रेट इंक्रीज किए थे 250 बेसिस पॉइंट अभी 2.5-3 साल पहले, मतलब 2.5% से रेपो रेट बढ़ाया था, इंडिया शेल्टर ने अपना मतलब पूरा रेट हाइक नहीं किया था अपने कस्टमर्स का। तो क्योंकि उतना रेट इन्होंने बढ़ाया ही नहीं, तो अभी इतना पूरा रेट इनको कट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है इंडिया शेल्टर के पास में। दूसरी साइड पे एसेट में, मतलब जो लोन एसेट है इनके पास में, उसमें सिर्फ 15% बुक इस कंपनी का वेरिएबल रेट पे है, यानी बाकी का जो 85% है वो फिक्स्ड रेट या सेमी फिक्स्ड रेट के ऊपर है। सेमी फिक्स्ड रेट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल जो 3 इयर्स है उसमें फिक्स्ड रेट रहता है उस बुक के अंदर, और 3 इयर्स के बाद वो जो है वो वेरिएबल रेट पे चला जाता है। लेकिन 85% ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी कंपनी का फिक्स और सेमी फिक्स है। तो जो बेनिफिट पास ऑन करना है, पहली बात तो वो सिर्फ 15% पे करना है। अब उस 15% पे भी मुझे पूरा बेनिफिट पास ऑन नहीं करना है, क्योंकि मैंने उतना रेट बढ़ाया ही नहीं था जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है इंडिया शेल्टर को, एंड इसीलिए मैनेजमेंट कह रहा है
कि 20 बेसिस पॉइंट का हम ओवरऑल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्प्रेड के अंदर। तो स्प्रेड अगर कंपनी का इंप्रूव होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि इनके मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव होंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है आगे चल के, क्योंकि बेनिफिट मिल जाएगा ना लैंडिंग मार्जिन में। मैंने जिस रेट पे पैसा उठाया वो सस्ता हो गया, जिस रेट पे मैं दे रहा हूं उसमें मैं इतना ज्यादा मतलब रेट कम नहीं करूंगा, तो वहां पे एडवांटेज है इंडिया शेल्टर को। देन दूसरा पॉइंट आता है एसेट क्वालिटी के ऊपर, कि कंपनी की एसेट क्वालिटी क्यों डिटोरिएट हुई। सो इनका कहना है कि वही दो मेन रीजन है। पहला तो सीजनैलिटी, आई मीन Q1 में जैसे हमने बहुत सारे लेंडर्स के साथ में देखा कि सबका थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ गया, 30+ डीपीडी बढ़ गया। सेम इनका भी कहना है कि Q1 सीजनली वीक होता है, तो पहला रीजन तो वही है। दूसरा रीजन है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जैसा हम देख ही रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस में जो पेन चल रहा है उसकी वजह से ओवरऑल बाकी सेक्टर्स में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि क्रेडिट जो है, कैपिटल जो है, उसको आप सेगमेंटाइज नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ एक ही सेगमेंट पे कैपिटल का एक तरीके से कंट्रोल कर रहा हूं तो उसका इंपैक्ट दूसरे पे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। अगर एक सेक्टर पे आप क्रेडिट फ्लो रोक रहे हो तो उसका इंपैक्ट दूसरे सेक्टर्स पे भी होता है, जैसे हमको माइक्रो फाइनेंस के बाद एमएसएमई में देखने को मिला है। तो सेम ये कंपनी भी कह रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसकी वजह से एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा डिटोरिएशन देखने को मिला है। अच्छी चीज क्या है कि इनका कहना है कि जो जुलाई का जो नंबर है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है Q1 के। मतलब Q1 में जो 30+ डीपीडी का नंबर था, जुलाई में भी ऑलमोस्ट सेम नंबर देखने को मिला है। और इससे एक आपका होप बढ़ जाता है कि आने वाले जो मंथ्स है आपके अगस्त सितंबर, उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट या स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा साइन है, यानी मंथ ऑन मंथ डिटोरिएशन जो है वो और ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि एसेट क्वालिटी और खराब हुई है या लोग ज्यादा पेमेंट अपनी मिस कर रहे हैं, वो चीज अच्छी है इंडिया शेल्टर के लिए। दो स्टेट्स इनके लिए चैलेंज मतलब काफी चैलेंजिंग है। एक तो कर्नाटका में लास्ट 1 ईयर से इंडिया शेल्टर ने कुछ खास लोन बुक में ग्रोथ भी नहीं दिखाई है। क्यों नहीं दिखाई है? बिकॉज कर्नाटका में एक तो वो ऑर्डिनेंस आया था ई खाता वाला। सो ई खाता में गवर्नमेंट का कहना था कि वो जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है उनको उस पोर्टल के ऊपर लेके आना है। बीच में वो पोर्टल भी क्रैश कर गया था गवर्नमेंट का, तो इन्होंने डेलिबरेटली वहां पे ग्रोथ को रोक दिया है। फिर उसके बाद वो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया था माइक्रो फाइनेंस के लिए, जहां से रीपे मतलब लोन कलेक्शन में काफी प्रॉब्लम आ रहा था लेंडर्स को। तो इन सारे इश्यूज की वजह से इंडिया शेल्टर ने अपना ग्रोथ रोक दिया कर्नाटका में। 6 मंथ्स पहले इनको एसेट क्वालिटी का काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था कर्नाटका में, तो इन्होंने अभी उसको कंट्रोल कर लिया है। दूसरा स्टेट है इनके लिए एमपी, मध्य प्रदेश। सो अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर इनकी जो एमपी की टीम थी, जो सीनियर लीडरशिप की टीम थी, वो एकदम से शिफ्ट हो गई थी इनके कॉम्पिटिटर्स में। मतलब इनकी कंपनी छोड़ के इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, उनको ज्वाइन कर लिया था। तो ऑपरेशनल इशू बहुत बड़ा बढ़ गया था उस टाइम पे एमपी में इनके लिए, एंड उसकी वजह से डीपीडी वगैरह भी इंक्रीज हुए थे कंपनी के लिए। अभी इन्होंने नई लीडरशिप टीम तो वहां पे बिल्ड कर दी है, लेकिन पिछले कुछ मंथ से ना वहां पे एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब डिटोरिएशन हो रहा है, कस्टमर अपनी ईएमआई जो है वो मिस कर रहे हैं। कंपनी कह रही है कि जो न्यू लीडरशिप टीम है वो ग्राउंड पे अच्छे से काम कर रही है, एंड होपफुल है कि आने वाले मंथ्स में वहां पे रिकवरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी जितने भी स्टेट्स हैं इस कंपनी के, वहां पे इनका कहना है कि मतलब मोर और लेस स्टेबल चीजें हैं। जो Q1 की सीजनैलिटी रहती है बिल्कुल वैसे ही चीज देखने को मिला है। ऐसा स्ट्रेस किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में अभी तक कंपनी ने देखा नहीं है। देन इसी वजह से इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है ना इस साल का, वो भी मेंटेन रखा है 40 से 50 बेसिस पॉइंट का। बिकॉज इसका कॉन्फिडेंस इनको वहीं से आ रहा है कि जुलाई में चीजें हमको बिल्कुल सेम देखने को मिल रही है जो Q1 में हुई है। और जनरली होता क्या है कि Q2 और Q1 आपका थोड़ा सा डिप करता है एसेट क्वालिटी के पैरामीटर पे, देन Q3 Q4 में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। Q4 तो सबसे बेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, लेकिन क्योंकि जुलाई में ये इंप्रूवमेंट देख रहे हैं तो वहां से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले मंथ्स में ये इस चीज को स्टेबल कर लेंगे। देन Q3 Q4 चीजें और बेटर होंगी, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगा कंपनी का। तो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। देन एक ये मैट्रिक देखोगे ना अगर आप इंडिया शेल्टर का, और इसको अगर आप बाकी प्लेयर से कंपेयर करोगे तो ये सबसे खराब है इंडिया शेल्टर का, एंड ये है आपका कॉस्ट टू एसेट रेशियो। इसको कॉस्ट टू एसेट बोलो आप या ओपेक्स टू एयूएम बोलो। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 रुपीज का लोन बुक बना रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आप कितना खर्चा कर रहे हो। इंडिया शेल्टर का ये सबसे वर्स्ट है, 4.2% का ओपेक्स टू एयूएम है इंडिया शेल्टर का। और आई मीन ऑन एन एवरेज आप बाकी प्लेयर से कंपेयर करोगे तो 50% ये नंबर इनका खराब है। सो क्यों है ऐसा? बिकॉज इंडिया शेल्टर ने जब बिजनेस अपना स्टार्ट किया था ना तो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया था। आई थिंक इनका 15, 16, 17 स्टेट्स या यूटीज के अंदर प्रेजेंस है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में अपने ब्रांचेस ओपन किए थे, जिससे इनकी हर एक स्टेट में जो ब्रेक इवन होने का जो टाइम होता है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब इनिशियली ऑपरेशनल कॉस्ट कंपनी की काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई।
अब धीरे धीरे वो टाइम आया इस कंपनी के लिए जहां पे आपका ब्रांच वगैरह तो लग गया, फिक्स कॉस्ट तो अब आपकी सेम है, अब आपका जो भी बिजनेस जनरेट हो रहा है उससे आपका ब्रेक इवन होता जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी होती जा रही है ब्रांचेस के अंदर। तो जब इनका आईपीओ आया था FY23 में, तब इनका ओपेक्स टू AUM 4.8% था। अभी ये 4.2% पे आ गया, यानी लास्ट टू ईयर्स के अंदर 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसका कोई एंड गोल नहीं है कि हमको कितने नंबर तक लेके जाना है, बिकॉज अभी हम बहुत पीछे हैं बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में। तो हमारा टारगेट है कि हर साल इसको ना 15 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हर साल आपका जो ओपेक्स टू AUM है वो 15 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होगा, यानी आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, आपके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो ऑपरेशनल खर्चा है आपका, वो कम रहेगा, लोन बुक की ग्रोथ हाई रहेगी, जिससे जो ऑपरेशन इनकम है वो काफी फास्ट हो जाएगी कंपनी की। तो ये एक और अच्छा लीवर है। तो मतलब बेसिकली आप देखोगे दो बड़े लीवर्स हैं इस कंपनी के अर्निंग ग्रोथ के लिए। पहला तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगा, लेकिन वो बेनिफिट अभी पास ऑन नहीं करना है इनको अपने कस्टमर्स को। दूसरा बेनिफिट आएगा इनको ये कॉस्ट रिडक्शन से, ओपेक्स टू AUM कंपनी का 15 बेसिस पॉइंट कम होगा। तो ये दो बड़े लीवर्स है कंपनी के लिए। देन जैसा हमने डिस्कस किया कि कई सारे लेंडर्स में MSME वाले बुक में उनको प्रॉब्लम देखने को मिला, स्ट्रेस देखने को मिला। इस कंपनी का कहना है कि हमारा जो लैब का पोर्टफोलियो है ना, वो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहा है जैसा हमारा होम लोन का पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेस देखने को नहीं मिला है। हाँ, 30+ DPD इनका जरूर लैब वाले बुक के अंदर 40 से 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। जैसे टोटल 30 DPD है इनका 4.5%, लैब वाले बुक के अंदर इनका 30+ DPD है 4.8 4.9%। तो वो चीज है, बट वो रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो LTV अगर आप देखोगे लैब बुक के अंदर ना, LTV मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी अगर 100 रुपए की प्रॉपर्टी है जो आपके पास में कोलेटरल है, तो उसके अगेंस्ट में आपने कितना लोन दिया है, तो LTV इस कंपनी का 45 से 47% है। तो मतलब काफी कंजर्वेटिव है ये लेंडर। और प्लस वो जो कोलेटरल इन्होंने लिया है अपने बोरोवर से, वो उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। सो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी थी या फिर कोई लो वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है, कोलेटरल है, वो इन्होंने अपने पास में रखा हुआ है। उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कंपनी ने अपने पास में रखी है। सो कंपनी का कहना है कि इसीलिए इवन दो अगर DPD कभी बढ़ भी जाता है, या फिर इनफैक्ट अगर कभी NPA भी हमारा इंक्रीज होता है, तो हमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं लगता, बिकॉज वो सरफेसी एक्ट है, हम उसका यूज कर सकते हैं जैसे हमने पास्ट में किया है। तो जैसा हम उसको यूज करना स्टार्ट भी करते हैं, तब भी हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि जो बोरोअर्स है ना, उनसे रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज कोई भी बोरोअर मतलब विलफुल डिफॉल्ट नहीं करेगा इस वाले केसेस में, क्योंकि ज्यादातर बोरोअर्स के पास में वो एक ही एसेट होता है, एक ही घर होता है उनका अपना। सो वो पूरा मेक श्योर करते हैं कि अनलेस अगर उनकी एबिलिटी ही बिल्कुल बिल्कुल खराब हो चुकी है कि मतलब कैश फ्लो आ ही नहीं रहा उनके उनके पास में, उनके बिजनेस से या जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तब तक वो बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं करते हैं। तो ये इनको एक प्रोटेक्शन रहता है। और इन केस अगर कभी अनफॉर्चुनेटली बोरोअर के साथ में ऐसा कुछ होता भी है, तो भी कंपनी के पास में वो सिक्योर्ड प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको उसको मोनेटाइज कर सकती है कंपनी। सो इसलिए इसमें ये ज्यादा रिस्क नहीं देख रहे हैं। कंपनी का मतलब कस्टमर प्रोफाइल कैसा रहता है लैब वाले बुक के अंदर? सो उनका कहना है कि हमारे जो कस्टमर्स है ना, ये स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, किसी की स्वीट्स की शॉप होती है, किसी की ग्रोसरी की शॉप होती है, कोई छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि अभी अभी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं हम रिस्की लोन नहीं देते हैं। कंपनी कह रही है कि हम जिनको भी हमने लोन दिया है वो मिनिमम 3 से 4 ईयर्स तक, लास्ट 3 से 4 ईयर से अपने इस बिजनेस के अंदर हैं और उसी मार्केट के अंदर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नए मार्केट के अंदर आए हैं वो, यानी उसी मार्केट में 3-4 साल से बिजनेस कर रहे हैं। और अब क्योंकि उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, तो उनको एक्स्ट्रा फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मतलब या तो बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, या इन्वेंट्री ज्यादा ऐड करनी होती है, या कोई नया मशीन वगैरह खरीदना होता है, यही इन जनरल केसेस होते हैं। सो कंपनी कह रही है इसलिए इतना रिस्की नहीं है, और उनके जो सेल्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको हम अपने पास में रख लेते हैं। देन ये सारी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। कंपटीशन इंटेंसिटी। सो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपटीशन इंटेंसिटी हमारे वाले जो मार्केट में है ना, मतलब जो इनका नीश मार्केट है, उसमें ऐसा जितना कंपटीशन इंटेंसिटी नहीं है। जो आपका जो प्राइम लेंडिंग मार्केट है, जो प्राइम हाउसिंग मार्केट है, उसमें कंपटीशन इंटेंसिटी ज्यादा है। इंडिया शेल्टर का मॉडल भी एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। ये Tier 2 Tier 3 मार्केट में ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनका यील्ड भी इनको बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज प्राइसिंग पे ज्यादा अच्छा कंट्रोल है इस कंपनी के पास में। सो कंपनी कह रही है कि मतलब जहां पे हम पेनेट्रेटेड है, वहां पे ऐसा हमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा कि हमारे कस्टमर्स को कोई आके ले जा रहा है, कम प्राइसिंग उनको ऑफर कर रहा है। इस तरीके के केसेस हमारे साथ में नहीं है। लेकिन
इनके अलावा बाकी कंपनीज के कॉन कॉल सुनोगे ना तो वहां पे ये चीज सुनने को मिलती है। बजाज हाउसिंग को आप देखोगे वो अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहा है। पीएनबी हाउसिंग ने अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी फास्ट पेस से ग्रो करना स्टार्ट किया है। और आप बहुत सारे बैंक्स को भी देखोगे, बड़े बैंक्स, मिड साइज बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर ग्रो करना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि इस सेगमेंट में, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, जो आपका क्रेडिट कॉस्ट है ना वो इतना ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है जो आपका प्राइम हाउसिंग के अंदर है, लेकिन यील्ड जो है वो काफी बेटर मिलता है। तो आपकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। इसीलिए सारे ये सिक्योर्ड और जो बैंक्स वगैरह हैं वो अब इस सेगमेंट के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं। लेकिन इंडिया शेल्टर का जो टिकट साइज है वो काफी लोअर एंड पे है, 10 लाख के आसपास का टिकट साइज रहता है। टीयर 2 टीयर 3 मार्केट में ये पेनिट्रेटेड है। और वो जो बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो अपर रेंज है उसके अंदर वो एंटर कर रहे हैं। जैसे 20 लाख का टिकट साइज हो गया, 25-30 लाख का टिकट साइज हो गया, उसके अंदर वहां पे कंपटीशन अभी ज्यादा है। तो इंडिया शेल्टर अभी सेफ है, लेकिन हाँ, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो इसमें कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ रहा है आने वाले टाइम में भी। मैंने इनकी मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे कस्टमर को लेकर के तो कंपटीशन इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन टैलेंट पूल को लेकर के है। मतलब हमारे पीयर्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, वो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऑफर कर रहे हैं, उनको वो लेकर के जा रहे हैं। तो वो वाले पार्ट पे हमको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ रहा है कि कैसे अपने एम्प्लॉयज को हम रोक सकते हैं। ईसॉप वगैरह भी इन्होंने बढ़ाया है, पहले 350 का था, अब ये 800 एम्प्लॉयज तक लेके जा रहे हैं ईसॉप वगैरह को। देन और इसमें क्या चीजें हैं, हाँ, मीडियम टू लॉन्गर टर्म में कंपनी के एसेट क्वालिटी का क्या इशू, क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे अगर आप 3 इयर्स पहले तक का देखोगे ना, FY22 का, तब इनका जो 30+ डीपीडी था वो 2.5% था। 30+ डीपीडी 2.5% था, अभी 30+ डीपीडी कंपनी का 4.5% है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि वो जो टाइम था 3 साल पहले वाला, वो मतलब एक वन ऑफ काइंड ऑफ टाइम था, क्योंकि कोविड से जस्ट हम बाहर निकले थे। और तब आप पूरी लैंडिंग इंडस्ट्री देखोगे तो बेस्ट टाइम चल रहा था सबके लिए। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के भी ग्रॉस एनपीए बहुत कम थे, मतलब कई कंपनीज तो नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट उस टाइम पे रिपोर्ट कर रही थी, क्योंकि इकोनॉमी रिकवर हो रही थी, लिक्विडिटी बहुत थी सिस्टम के अंदर। तो जो पुराने बोरोअर्स थे, जो डिफॉल्ट कर चुके थे, वो भी अपना रीपेमेंट कर रहे थे उस टाइम के। तो वो बहुत बेस्ट टाइम था। कंपनी कह रही है अभी नियर फ्यूचर में तो वैसा बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इस साल के लिए हमारा टारगेट है कि 3.1 से 3.2 के बीच में हम अपने 30+ डीपीडी को लेके आए, यानी जो अभी 4.5% है उसको 3.2 3.3% तक लेके जाने का टारगेट है ईयर एंड तक। बाकी नॉर्मलाइज रेट ये कह रहे हैं कि 4 से 4.5% का लगता है हमको 30+ डीपीडी का मीडियम टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, जिस तरीके की सिचुएशन अभी है, मतलब जैसा चैलेंजिंग सिचुएशन अभी बना हुआ है। हाँ, कल को चल के 1 साल 6 महीने के बाद अगर सिचुएशन इंप्रूव होती है लैंडिंग इंडस्ट्री में, तब ऑफ कोर्स 30+ डीपीडी कम हो जाएगा। और मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर 4 से 4.5% का भी 30+ डीपीडी रहता है ना, तो हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। बिकॉज भाई जो कोलैटरल है हमारे पास वो काफी हाई क्वालिटी का है, और हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट हमारा सेम रहेगा फिर भी 40 से 50 बेसिस पॉइंट का। डीपीडी माइट भी बढ़ जाएगा, यानी वही कि कस्टमर हो सकता है कि एक दो ईएमआई बीच बीच में मिस करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एनपीए बन जाएगा या वो बिल्कुल ही पे करने की उसकी एबिलिटी ही नहीं रहेगी, या फिर हम अगर वो डिफॉल्ट करता भी है तो हम अपना जो अमाउंट है उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी कह रही है ये सारी चीजें देखते हुए क्रेडिट कॉस्ट हमारा सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 40 से 50 बेसिस पॉइंट का। ज्योग्राफिकली तो एमपी बताया इन्होंने कि एक वही चैलेंजिंग स्टेट है, उसको कंपनी अभी मैनेज कर रही है। कस्टमर सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कहना है कि अनलाइक बैंक्स जो जिनके प्राइम कस्टमर्स होते हैं वैसे कस्टमर नहीं है हमारे। ये कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं जो न्यू टू क्रेडिट हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, एंड कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत मिनिमम इनकम होती है। सो ग्लोबली क्या इशू चल रहा है वो इनको इम्पैक्ट नहीं करता है, जैसे टैरिफ वगैरह बढ़ गया उससे इन कस्टमर्स को इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इनको जो इम्पैक्ट पड़ता है वो लोकल इश्यूज की वजह से पड़ता है, लाइक कभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, या डिमांड एकदम से कम हो गई इनके एरिया के अंदर, या कभी फ्लड वगैरह का इशू हो गया। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं इन कस्टमर्स के साथ में। अभी ये क्यों कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका क्रेडिट कॉस्ट नहीं बढ़ेगा? बिकॉज इनका कहना है कि जो हमारी ग्राउंड पे जो टीम है ना, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। उनका कहना है कि ये जितने भी कस्टमर्स ने डिफॉल्ट किया था इनकी तरफ से रीपेमेंट आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये एक हमको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन कर लेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ईसीएल, पीडी और आपका एलजीडी। तो ईसीएल क्या होता है? ईसीएल मतलब हो गया आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। जैसे बैंक्स में हम देखते हैं ना कि किसी कस्टमर ने डिफॉल्ट किया तो जाके बैंक उसका प्रोविजनिंग करता है।
एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर ना ये जो कंपनीज होती हैं वो ईसीएल फ्रेमवर्क यूज करती हैं, मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। यानी कि आप ये पहले से अज्यूम करते हो कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कि कब कब इकोनॉमी कैसा कर रही थी, तब तक आपका एसेट क्वालिटी का परफॉर्मेंस कैसा रहा था, ये सारा डेटा स्टडी करके आप अज्यूम करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि आपका फ्यूचर में कितना मतलब एसेट क्वालिटी खराब हो सकता है, कितना आपका एनपीए हो सकता है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला कस्टमर जो है मेरा वो डिफॉल्ट कर सकता है। तो इसके 3 स्टेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोबेबिलिटी बहुत नॉर्मल है कि ये जो कस्टमर है बहुत कम चांस है कि ये मेरा डिफॉल्ट करेगा, तो आप इसको स्टेज 1 में डालोगे, इसमें प्रोविजनिंग सबसे कम रखनी पड़ती है। फिर होता है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में वो कस्टमर्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी स्टेज 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसमें आपको प्रोविजनिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। और स्टेज 3 में तो ऑफकोर्स आपके वही कस्टमर आ गए जिनकी जो बहुत ही हाई रिस्क वाले एरिया में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। अब ये आप करते किसके बेसिस पे हो? एलजीडी के बेसिस पे। एलजीडी हो गया आपका लॉस गिवन डिफॉल्ट। यानी कि कोई भी लैंडर अपना पास्ट 10-12 ईयर्स का, 15 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है। जैसे इंडिया शेल्टर के केस में ये लास्ट 12 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि हमारा हिस्टोरिकली लॉस गिवन डिफॉल्ट क्या रहा है। लॉस गिवन डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि पिछले 12 ईयर्स के अंदर मैक्सिमम लोन लॉस क्या रहा है मेरा। यानी कि अगर कोई एक कस्टमर जो बिल्कुल ही डिफॉल्ट कर जाता है तो मैं कितना अमाउंट लॉस कर देता हूं। तो इनका है वो 11%। 11% का मतलब क्या हुआ कि लास्ट 12 ईयर्स में अगर 100 करोड़ का लोन जो है इस कंपनी का एनपीए हुआ है, मतलब उसको कंपनी रिकवर नहीं कर पाई है, तो उसमें से सिर्फ 11 करोड़ ऐसा अमाउंट है जो प्रॉपर्टी वगैरह सेल करने के बाद भी इंडिया शेल्टर के पास में नहीं आया। बाकी का अमाउंट ये कंपनी रिकवर कर लेती है। तो ये बहुत कम है ये नंबर। क्यों कम है? बिकॉज इनके पास में वही सेल्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ये अपने पास में कोलैटरल रखते हैं, तो उसकी वजह से एलजीडी कंपनी का काफी कम है। सो वही एलजीडी का कम है कंपनी का। और अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब क्रेडिट कॉस्ट, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट के बीच में रहेगा। बाकी तो कलेक्शन एफिशिएंसी, हाँ एक और इन्होंने चीज यहाँ पे शेयर करी है 30+ डीपीडी को लेकर के। सो इनका कहना है कि अगर Q2 में भी 30+ डीपीडी इंप्रूव नहीं होता है ना, तो ये आपको आई मीन मैक्रो इंडिकेटर के ऊपर बताएगा कि जो ओवरऑल मैक्रोज हैं वो अच्छे नहीं है लैंडिंग इंडस्ट्री के लिए, अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। और फिर अपने पार्ट पे ये क्या करेंगे कि अगर कलेक्शन एफर्ट कंपनी का अभी एक्स है तो उसको मतलब कंपनी डबल कर देगी, मतलब और ज्यादा कॉल करेगी कस्टमर्स को, और ज्यादा फॉलोअप करेगी कस्टमर्स से कि किसी भी तरीके से रिकवरी होनी हमारी स्टार्ट हो, अगर इनकेस इनका 30+ डीपीडी इंप्रूव नहीं होता है Q2 के अंदर। सो ये सारे एफर्ट्स ये फॉलो कर रहे हैं। लास्टली अगर हम डिस्कस करें इनका आरओई के गाइडेंस के ऊपर, सो कंपनी कह रही है लेवरेज अभी हमारा 2.6 के आसपास है, इस ईयर के एंड तक 2.9 तक जाएगा। देन FY28 तक 4 का लेवरेज ये टारगेट कर रहे हैं। तो आरओए नेचुरली आपका कम हो जाएगा अगर लेवरेज बढ़ेगा। अभी आरओए इनका आई थिंक 5% से भी ज्यादा है। तो कंपनी का कहना है कि 4.5% के आसपास हमारा आरओए आ जाएगा FY28 तक, और आरओई हमारा 18% चला जाएगा। यानी अभी 17% है, 18% का आरओई हो जाएगा। ये 3 साल का इन्होंने गाइडेंस दिया है, लेकिन जिस तरीके से इनके आरओई में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाले क्वार्टर्स में, कुछ क्वार्टर्स में ही कंपनी अपने आरओई को 18% क्रॉस कर दे। क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 16% क्रॉस किया था, इस क्वार्टर में 17% क्रॉस कर चुके हैं। तो मतलब जो गाइडेंस रेंज है इनका, उससे पहले कंपनी इस चीज को अचीव कर सकती है। सो ये पूरा कॉन कॉल वाला पार्ट था इंडिया शेल्टर का। मेन जो हमको कंसर्न था इनके एसेट क्वालिटी को लेकर के, मैनेजमेंट ने उस पर क्लैरिटी दिया है कि मतलब सीजनैलिटी और आपका जो मैक्रो सिचुएशन है उसको लेकर के है। अच्छी चीज ये है कि जुलाई में वो नंबर स्टेबल हुआ है कंपनी का, तो Q2 में ये स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन Q3 Q4 में कंपनी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है। तो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने सेम रखा है। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, दो लीवर्स है कंपनी के अर्निंग ग्रोथ को लेकर के। पहला तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगा कंपनी का, एंड दूसरा इनका वो ओपेक्स टू एयूएम वो और रिड्यूस होगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। नाउ अब P2P एनालिसिस करते हैं, मतलब जो बाकी प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री का उसके कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे स्टैंड करता है। सो ये टॉप 5 प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के, आवास, आधार, एप्टस, होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर। एंड ये कुछ इसमें ऑपरेशनल मैट्रिक्स हैं, एंड बाकी हमने फाइनेंशियल मैट्रिक्स इसमें लिए हैं जिसके बेसिस पे हम इनको कंपेयर करेंगे। सो सबसे पहले आपका आता है सेल्फ एम्प्लॉयड वाला। अब सेल्फ एम्प्लॉयड हमने क्यों लिया है? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। जनरली आप लैंडिंग इंडस्ट्री के अंदर देखोगे ना, तो बोला जाता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर जिसके ज्यादा होते हैं ना, उसका रिस्क ज्यादा होता है। क्योंकि इन कस्टमर्स की मतलब स्टेबल अर्निंग नहीं होती ना, सैलरीड कस्टमर्स नहीं है, तो इनमें रिस्क ज्यादा है। अभी इनमें देखोगे आप सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर सबसे ज्यादा किसका है? इंडिया शेल्टर का। और सबसे कम किसका है? होम फर्स्ट का।
ये परसेंटेज में है 75%, 32%। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप इनका एनपीए का नंबर देखोगे तो वो होम फर्स्ट का ज्यादा है 1.8% और इंडिया शेल्टर का 1.2% है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगेन वो जेनरिक नहीं कर सकते इसमें। सेल्फ एम्प्लॉयड आपका ज्यादा हो कम हो ये मैटर नहीं करता, आपने अंडरराइटिंग किस तरीके से करी है और आपका रिकवरी रेट कितना अच्छा है वो डिसाइड करता है कि आपकी एसेट क्वालिटी कैसे रहेगी या आपके बिजनेस में रिस्क है या नहीं है। अब इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है, होम फर्स्ट का ये जो 1.8% है ना, ये ऐसा नहीं कि रिस्की है। आई मीन ये हम एब्सोलूट नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, 1.2 एनपीए, 1.8% एनपीए। एनपीए में मैटर ये करता है, वैसे तो एनपीए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, और सेम हमको एनपीए में भी देखना होता है कि एनपीए बढ़ रहा है या घट रहा है। तो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे आप इन पांचों में से किसी भी प्लेयर का कंपेयर करोगे ना तो किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एज ऑफ नाउ सबकी एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है एंड मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी एसेट क्वालिटी में ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन दूसरा आता है आपका ब्रांचेस। ब्रांचेस में आधार के सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, 591 ब्रांचेस हैं। ये लोन बुक भी आप देखोगे इसलिए उनका सबसे ज्यादा बड़ा है, 26,000 करोड़ के आसपास का। होम फर्स्ट के ब्रांचेस सबसे कम है 158, लेकिन इस कंपनी के डिजिटल टच पॉइंट्स काफी ज्यादा हैं। आई थिंक 350 360 के आसपास इनके डिजिटल टच पॉइंट्स हैं, तो उसको ऐड करोगे तो मोर देन 500 हो जाता है। लेकिन फिजिकल ब्रांचेस इन्होंने कम रखे हैं, 158 के आसपास रखे हैं। इंडिया शेल्टर के 290 ब्रांचेस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास में अभी स्कोप है कि ये अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस को इनके आसपास लेके जा सकते हैं। तो जो इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस है ना कि 40 से 45 ब्रांचेस नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स तक, वो कंपनी बहुत आराम से ऐड कर सकती है। उतना एक्सपेंशन रेट कंपनी काफी आराम से मेंटेन रख सकती है, इतना स्कोप है अभी इनके पास में। देन ओपेक्स टू एयूएम जो अभी हमने वो डिस्कस किया था इंडिया शेल्टर का, तो यहां पे आप देखोगे सबसे खराब है इंडिया शेल्टर का 4.2%। बाकी सारे प्लेयर्स को आप देखोगे एक्सेप्ट आवास, आवास का अभी 1-2 साल में ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। कुछ मंथ्स पहले तो इनका ये ऑलमोस्ट 4% चला गया था। सो आवास ने अभी अपने डिजिटल वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 1-2 साल के अंदर, इसीलिए आप देखोगे आवास का जो अर्निंग ग्रोथ है ना, पैट का ग्रोथ, वो लो डबल डिजिट आ गया था 14-15-16% के आसपास। सो आवास का 3.46% है, लेकिन आप बाकी किसी भी प्लेयर से कंपेयर करोगे ना तो बहुत कम है। आई मीन बहुत ज्यादा है इंडिया शेल्टर का 4.2% ये ओपेक्स टू एयूएम। तो यहां पे भी इनके पास में बहुत अच्छा एडवांटेज है कि हर एक ईयर में, जैसा मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इसको ये इंप्रूव कर सकते हैं, और ये इंप्रूव होगा तो नेचुरली आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। एयूएम में भी अगेन आप देखोगे इंडिया शेल्टर को एडवांटेज है बिकॉज इनका एयूएम 8700 करोड़ है। होम फर्स्ट से भी ऑलमोस्ट 50% कम है इनका बुक, तो ग्रोथ करने का, आई मीन हाई पेस पे ग्रोथ करने का इनके पास में एक अच्छा एडवांटेज है। इसीलिए आप देखोगे करंट ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा इंडिया शेल्टर की है, 34% से कंपनी ग्रो कर रही है पिछले काफी सारे क्वार्टर से। एक चीज और यहाँ पे हमको डिस्कस करना है होम फर्स्ट के ऊपर। सो होम फर्स्ट का इस क्वार्टर में आपको जरूर 29% दिख रहा है, लेकिन आई मीन जब से मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया है, आई रिमेंबर जब ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, होम फर्स्ट का इस इंडस्ट्री में सबसे पहला एनालिसिस मैंने किया था होम फर्स्ट के ऊपर। उस टाइम पे ही ये कंपनी मोर देन 30% से ग्रो करती हुई आई है और अभी तक वो ग्रोथ रेट इन्होंने मेंटेन रखा है। प्लस उसके साथ में आरओई इस कंपनी का तब 12-13% था, अभी बीच में 17% क्रॉस किया, अभी आपको दिख रहा है 14-15% है बिकॉज लास्ट क्वार्टर में इन्होंने फंड रेजिंग करी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो कंसिस्टेंसी होम फर्स्ट ने दिखाई है लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, वो एक बड़ा रीजन है कि क्यों मार्केट ने इसको इतना प्रीमियम वैल्यूएशन दिया था अभी कुछ टाइम पहले तक। कि आवास जो सबसे बड़ा प्लेयर होता था जिसका प्राइस टू बुक आप देखोगे उस टाइम पे 7-8-9 का होता था, उससे भी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन होम फर्स्ट को मिला। आवास के स्टॉक में डी रेटिंग हुई और होम फर्स्ट के स्टॉक में काफी अच्छा री रेटिंग हमको देखने को मिला बिकॉज वो कंसिस्टेंसी इन्होंने मेंटेन रखी, और वो अभी भी ये कंटिन्यू रखी है कंपनी ने। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इंडिया शेल्टर इनको आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले काफी सारे क्वार्टर से। देन एसेट क्वालिटी हमने बात कर ली कि स्टेबल है सारे प्लेयर्स की। निम मार्जिन के नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एप्टस आपको सबसे बेस्ट दिखेगा, लेकिन इसका रीजन ये है कि ये कंपनी एसएमई लोन देती है और एसएमई लोन में ये अराउंड 18-19% का यील्ड चार्ज करते हैं, तो वहां पे इनको एडवांटेज मिल जाता है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगेन इंडिया शेल्टर यहाँ पे भी आउट परफॉर्म करता है बाकी प्लेयर्स को। आरओई का नंबर अगर हम देखें तो अगेन ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं आपके, एप्टस, होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर। 20%, 15% एंड 17% का आरओई है। आधार का आरओई Q1 में इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन FY25 में 16% के आसपास का आरओई का नंबर था कंपनी का, तो ये टॉप 3 प्लेयर्स है। होम फर्स्ट का अगेन वही अभी गिर गया Q4 में फंड रेजिंग के बाद, वरना इनका भी आरओई 17% क्रॉस कर चुका था। एंड देन आता है आपका लास्ट पॉइंट FY26 का एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस। सो यहाँ पे भी आपको दिखेंगे ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं जो बाकी दोनों प्लेयर को आउट परफॉर्म करते हैं, एप्टस, होम फर्स्ट एंड आपका इंडिया शेल्टर। और अगर हमको नंबर 1 प्लेयर पे बैट करना हो तो अगेन सारे मैट्रिक्स में आप कंपेयर करोगे तो इंडिया शेल्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता है बाकी सारे प्लेयर्स को।
ग्रोथ रेट ऑलरेडी 34-35% है, आगे का भी गाइडेंस 30-35% है। प्रॉफिटेबिलिटी में काफी स्ट्रॉन्ग लीवर्स है कंपनी की कि अर्निंग ग्रोथ उनकी एयूएम ग्रोथ से फास्ट रह सकती है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी उन्होंने मेंटेन रखा है 40 से 50 बेसिस पॉइंट का। आरओई ऑलरेडी बढ़ रहा है, अभी नियर टर्म में फंड रेजिंग का कोई प्लान नहीं है, तो आराम से आरओई और इंक्रीज हो सकता है कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में। सो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर पे अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो बहुत अच्छी डील लगती है इंडिया शेल्टर के अंदर। और साथ में होम फर्स्ट ऑफकोर्स उसको भी आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है 3-4-5 साल से, जब से उसकी लिस्टिंग हुई है बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है। एंड ये दोनों इंडिया शेल्टर और होम फर्स्ट, आई मीन अभी आपको दिखेगा इनका प्राइस टू बुक 3.5 या 3.6 के आसपास है। जैसे Q2 का रिजल्ट आएगा तो आपका बुक वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी ऐड हो जाएगी ना। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, तो प्राइस टू बुक और कम हो जाता है कंपनी का Q2 के रिजल्ट के बाद में। एंड आई मीन जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है इतने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में, इतने चैलेंजिंग लैंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर, सो अगर मार्केट का सेंटीमेंट इस तरीके से नहीं होता ना, तो इनका वैल्यूएशन काफी अच्छा मिलता मार्केट से दोनों स्टॉक्स को। सो वही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ये मेंटेन रहनी चाहिए। जैसा सेंटीमेंट इंप्रूव होगा हम देखेंगे यहाँ से और ज्यादा अच्छा अपसाइड है, और ज्यादा रीरेटिंग दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।